अस्सलाम। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 पास पेपर AQB पास पेपर सॉल्विंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हमने लास्ट टाइम 2009 का पास पेपर सॉल्व किया था। आज हम 2009 का सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। चलिए आइए सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि अगर आपके पास एक टेबल दिया हुआ हो तो आप इसमें वैल्यूज किस तरह से फिल करेंगे। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आपके पास x की वैल्यूज दी हुई हैं और आपने इसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज फाइंड करनी है। x की वैल्यू दी हुई है आपके पास -2। चलें इस इक्वेशन में -2 पुट करते हैं। y हमने फाइंड करना है। अगर मैं नोटिस करूं तो ये हो जाएगा -6 -2y इज इक्वल टू 4। -6 वहां जाएगा तो +6 हो जाएगा यानी 10। -2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर -5 आएगा, क्योंकि -2 से डिवाइड किया इस वजह से -5 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर -5। अब जीरो पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0। 3 0 -2y इज इक्वल टू 4। ये खत्म, कैंसिल आउट कर दीजिए। y का आंसर -2। और लास्ट 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -2y इज इक्वल टू 4। 12 वहां जाएगा तो माइनस के 12 हो जाएंगे और -2y इज इक्वल टू -8। y की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी ये y की वैल्यू 2। अब ये पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। हमने क्या करना है, ये पॉइंट्स ग्राफ में पुट करने हैं। तो चले आइए इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ में पुट कर लेता हूं। थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि हम देख सकें ये पॉइंट्स। ओके, तो पहला पॉइंट मुझे पुट करना है -2 पे -5। ये मेरे पास -2 है और -5। ओके, -2 पे -5, ये -1 है। थोड़ा सा ऊपर करना होगा। बिल्कुल -2 से नीचे आऊंगा। ये थोड़ा सा इसको, ओके, पॉइंट्स हम देख लेंगे। -2 पे -5, ये यहां तक -1 है। और देखें गैप कितना है, 1 2 3 का गैप है। तो यहां तक -3 है। 1 2 3, ये -4 होगा। 1 2 और थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा। ये देखें, ये है -2 से, लाइक दिस वन। यस, 1 2 3 एंड 1 2 बिल्कुल एंड पे। तो ये मेरा पहला पॉइंट है जो -2 पे -5 था। चले जी और देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास। 0 पे -2, 0 पे -2, तो ये पॉइंट होगा। और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया था, 4 पे 2। चलें जी 4 पे 2 प्लॉट कर लेते हैं। अब यहाँ भी 3 3 का गैप ही दिया हुआ है, तो 1 2 3, ये 4 पे, आई होप 4 पे 2 था। यस, तो जनाब 1 2 3, 1 2 3 और 2 यहाँ पर होगा। वैसे तो दो पॉइंट्स मिल गए थे, वो इनफ होते हैं एक लाइन बनाने के लिए। तो ये
गालिबन मैंने दूसरा पॉइंट सही प्लॉट नहीं किया, उसको मैं ठीक कर लेता हूं आपके लिए। वैसे 2 पॉइंट इनफ होते हैं आपको सही मेंशन करने के लिए। 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं। तीसरा पॉइंट भी आप इसको खुद से प्लॉट कर लीजिएगा। 3 कॉमा पॉइंट प्लॉट करना, दिस इज रियली अ पीस ऑफ केक। सो पॉइंट्स आप खुद से देख लीजिएगा। ये मीट कर रहा है यहां पर, और सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है 2,1। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। राइट डाउन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,1 है, हम ऊपर से निकाल के आए हैं, तो वो होगा 2,1। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है। कहता है राइट 1/y - 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन। पहले इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद मुझे y की वैल्यूज भी निकालनी है। ओके, सबसे पहला स्टेप होगा मेरा एलसीएम। कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, यहाँ कॉमन 1 है और ये दोनों ही नॉन कॉमन है, तो 1 लिखे लिखे आपकी मर्जी है। ये एलसीएम हो जाएगा। 1 के पास y - 2 मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y से 1 माइनस का सिंबल ध्यान में रखिएगा, इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y से y कैंसिल हो रहा है, -2। अगर मल्टीप्लाई करूंगा नीचे तो ये हो जाएगा y² - 2y इज इक्वल टू 2। दोनों साइड पर सेम वैल्यू, तो मल्टीप्लीकेशन हो कैंसिल आउट हो सकता है। -1/y² - 2y is equal to 1 by cross multiplication, -1 is equal to y² - 2y, 0 रख लेते हैं, -1 - 2y plus 1, y² - 2y plus 1, और सादा अल्फाज में ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। चाहे तो मिल्टन ब्रेकिंग कर लें, चलो मिल्टन ब्रेकिंग कर लेते हैं, मोस्टली दोस्तों को मुश्किल नहीं लगता, तो ये कर लेते हैं। वैसे परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है, यानी a² - 2ab plus b², a की वैल्यू 1, ए की वैल्यू y, बी की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है y - 1 होल स्क्वायर। और अगर मैं दोनों तरफ रेडिकल ले लूंगा तो प्लस माइनस कोई फर्क पड़ेगा नहीं जीरो को। y - 1 स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो ये 0 इज इक्वल टू y - 1 और y इज इक्वल टू 1। आप सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के तो दो आंसर आते हैं, इसका एक आंसर क्यों आया है? दरअसल ये रिपीटेड रूट है, यानी दूसरा आंसर भी यही आएगा। कैसे पहचानेंगे कि दूसरा आंसर यही आएगा? चले, जैसे मैंने ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया, अब मैं मिल्टन ब्रेकिंग करूंगा तो देखिएगा आप दोनों के आंसर सेम आएंगे, तो आप वहां से इस चीज को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो भाई मिल्टन ब्रेकिंग करते हैं, y² ऑब्वियसली -y प्लस 1, तो 1 आपके पास फैक्टर है, मिल्टन ब्रेकिंग आपके पास है, तो ये हो जाएगा 0। y कॉमन ले लिया, y - 1 कॉमन ले लिया, y - 1 y - 1 और y - 1। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों जीरो के बराबर होंगी, तो y - 1 इज इक्वल टू 0, y - 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो देखें आप दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इसी वजह से पिछली बार भी एक आंसर आ रहा था, तो ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। चले जी ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके जी, क्रेमर्स रूल हमारे पास खत्म हो गया है। अब क्रेमर्स रूल ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक में नहीं है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको कि ये क्या है। मैट्रिक वाले इसको नोट कर सकते हैं। x - 3y - 7 4x + y इज इक्वल टू 11। सबसे पहले मुझे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। x - 3y मैट्रिक्स फॉर्म में, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -3 है, इसका 4, इसका 1, xy -7 11। ये कोई अनोखी बात नहीं है, देखिए मल्टीप्लाई करूंगा वापस यही हो जाएगा। 1 x हमेशा प्लस,
-3y ज़ा -3y और इक्वल टू के बाद क्या है -7। आप देख सकते हैं वापस वही चीज बन जाएगी। तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अच्छा जी, आप इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स नाम दे दो, इसको एक्स मैट्रिक्स और इसको बी मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स यानी एक्स वाई की वैल्यूज कैसे मिलेंगी? आपके पास एक्स वाई की वैल्यूज आपको क्रैमर्स रूल में दो और मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, जिसको मैं नाम दे रहा हूं A1 और A2। आप चाहे जो भी आप नाम अल्फाबेट दे सके, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले A1 बनाऊंगा। A1 बेसिकली क्या होता है, आप फर्स्ट की जगह बी की वैल्यूज रखें और सेकंड कॉलम को आप ऐसे ही रखें। ये मेरा A1 बन गया। A2 कैसे बनेगा? अब आप सेकंड को चेंज करेंगे, फर्स्ट ऐसे ही रखेंगे। ओके, सो अब मुझे अगर x चाहिए होगा तो मुझे x कैसे मिलेगा? a का a डिटर्मिनेंट निकालूंगा और डिवाइड करूंगा a डिटर्मिनेंट से। और y कैसे मिलेगा? A2 का डिटर्मिनेंट निकालूंगा और डिवाइड करूंगा a से। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट जो लाजमी तौर पर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर इक्वल टू जीरो हो तो सिंगुलर, फिर x और y की वैल्यूज नहीं निकल सकेंगी। ओके, ओके चले, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ए मैट्रिक्स ये रही, 1 -3 4 1। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा माइनस सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ए ए निकाल लेते हैं। ए हमारे पास है -7 -3 11 1। तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, हमेशा माइनस, सेकंड को थर्ड से। 33, 3 और 4 26 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 33 में से 7, 33 में से 7 निकालेंगे तो 26 हो जाएगा। अब A2 निकाल लेते हैं। A2 हमारे पास है 1 -7 4 11। 1 A2, ये 1 को लास्ट से, फर्स्ट को लास्ट से, तो ये हो जाएगा 11। सेकंड को थर्ड से, ये माइनस का 28 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और A2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 39। 28 में ऐड करेंगे 10 तो 38 और +1 39, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 28 + 11 39। और फाइनली अब मैं x और y की जगह उसकी वैल्यूज रख सकता हूँ। a की वैल्यू मैंने निकाली थी, A1 की वैल्यू निकाली है मैंने 26 और a की वैल्यू मैंने निकाली है 13, जो डेफिनेटली आंसर 2 आ जाएगा। और ये मैंने निकाली है 39 और ये है 13, जो डेफिनेटली आंसर 3 आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ गई। ये x की वैल्यू हमने निकाल ली और ये y की वैल्यू निकाल ली, यानी हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली। इसे हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई। ओके, अब इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना है, x मैट्रिक्स फाइंड करना है। चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 -2 0 2। और अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें
तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है हमेशा। तभी तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स को वहां शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स शिफ्ट होती है, बस माइनस साइन आ गया आपके पास। ओके, 0 -2 0 माइनस माइनस +2 1 माइनस 0 1 1 माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। सॉरी, 1 माइनस माइनस +2 तो ये 3 हो जाएगा। अब क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा और फिर आखिरी स्टेप क्या होगा, ये दो हर किसी से डिवाइड हो जाएगा, हर एंट्री से। जब ये -2 से 2 डिवाइड होगा तो -1, ये 2 से डिवाइड होगा 1, तो ये 1/2 और ये 3/2। ये एक्स मैट्रिक्स निकाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जी आगे मूव करते हैं। ओके जी, ये 9 मैट्रिक दोनों से ये चैप्टर जा चुका है एलिमिनेशन का। पर इसको एज बाय एलिमिनेट करना है। साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन मैट्रिक में है, जिसमें दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो ये वहां पर थोड़ा बहुत यूज हो सकता है एज अ स्टेप। भाई अगर वाई एलिमिनेट करना है तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन को नीचे रख देता हूँ और जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, y एलिमिनेट हो जाए। एंड x -3 + 2 माइनस, और ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। 2 मार्क्स ले लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट। कहता है ऑन द मैप ऑफ अ स्केल इज डिफाइंड बाय 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2000 किलोमीटर। भाई अगर 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट हो रहा है 2000 किलोमीटर्स, तो पहले मैं 1 सेंटीमीटर का निकालना चाहूंगा। इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, तो 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 2000 2000 डिवाइडेड बाय 4, 500 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 5 किलोमीटर्स। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ किलोमीटर्स ऑफ अ रोड रिप्रेजेंट 5.5 सेंटीमीटर। अगर 5.5 होगा तो दोनों को 5.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 5.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जनाब 500 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5.5 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2750 किलोमीटर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई है। 2 मार्क्स इसमें भी ले लिए हमने। ओके, अगेन इलिमिनेशन का एक्स एलिमिनेट करना है। अब ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, पर मुश्किल नहीं है, आसान है एलिमिनेट करना। ये चैप्टर वैसे जा चुका है आपके पास। अ, इस किस्म की एलिमिनेशन कैसे होती है, चले ये फर्स्ट टाइम आप सब सीख रहे होंगे, तो इसको भी एलिमिनेट करना सिखाते हैं। एक्स एलिमिनेट करना है, इंटरेस्टिंग, एक्स एलिमिनेट करना है। तो भाई ये मेरी क्वेश्चन 1 है, ये मेरी क्वेश्चन 2 है। मैं पहली क्वेश्चन को क्यूबिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में समझ आ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये क्यूब का फार्मूला है 8। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ए क्यूब 1 का ए क्यूब होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स प्लस 1/x स्टार्ट में दिया हुआ है 2, तो ये 6 हो जाएगा, 6 वहां जाएगा, तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा।
6 में से 2, ये 2 हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लिखिए और जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये पूरा कैंसिल, 0, यहां बचेगा -p +2, और फाइनली p को इस साइड ले आएगा, p = 2। ये मैंने x एलिमिनेट कर दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, व्हाट प्रॉब्लम है? इफ x is subtracted from these four numbers, then the new numbers so obtained are in proportion। अब इसका मतलब क्या है भाई? x को 0 को x से सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि इसने कहा x is subtracted from, 0 को x से सब्ट्रैक्ट किया, -1 को x से सब्ट्रैक्ट किया, और 1 को x से सब्ट्रैक्ट किया, और 2 को x से सब्ट्रैक्ट किया। और जब इन दोनों का रेशो लिया गया तो ये प्रोपोर्शन मतलब बराबर आ गए। इन दोनों का रेशो या इन दोनों का फ्रैक्शन बिल्कुल बराबर आ गए। तो ये कह रहा है बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन न्यू एंड अ न्यू and the new number, okay, x is subtracted from this one, then the new number is so obtain our proportion। ये न्यू नंबर मतलब ये जो आपके पास आएगा फ्रैक्शन, इसको ये न्यू नंबर के नाम से कह रहा है। ये न्यू नंबर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप जो चाहे, जो नाम देना चाहे आपकी मर्जी है। अच्छा, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये एसोलोज बिल्कुल मैट्रिक पे है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। मैं नीचे से माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स से मल्टीप्लाई होगा 2 - x, और 1 + x से मल्टीप्लाई होगा 1 - x। तो ये हो जाएगा 2x माइनस के एक्स स्क्वायर, और a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इंटरेस्टिंग, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सेम चीज है, कैंसिल हो रही है। 2x = 1 और x = 1/2। तो जी हमने ये x की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब किसी भी एक में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि -x/-1 - x, जिसको मैं अभी कॉमन मैंने लिया था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात। तो ऊपर 1/2, 1 + 1/2, एक में आधा जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल, इसको मैं अलग ही रख लेता हूं ताकि आप इसको देख सके। और मेरे पास जो नंबर आ रहा है दोस्तों 1/2, 3/2, फाइनल आंसर आ रहा है 1/3। तो ये न्यू नंबर मेरे पास 1/3 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, स्टैटिक्स का है, बिल्कुल मैट्रिक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। The following bar graph shows a weekly expenditure of a person। वीक ये है 1000, ये 2500 है, ये 2000 है, और ये भी 2000 है। तो वीकली जो बंदे का खर्चा हो रहा है वो ये है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर पर वीक? एवरेज मतलब एक्स बार निकालना है, जो बेसिकली क्या होगा, इन सब का जमा होगा और डिवाइड करना होगा 4 से। तो 1000 + 2500 प्लस 2000 + 2000 डिवाइडेड बाय 4। तो जनाब 1000, 5000, 6 ऊपर हो जाएगा आपके पास कितने हजार, 4, 5000, 6, 7, 7500 से 4 वीक का खर्चा है, डिवाइडेड बाय 4। तो जनाब ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 18।
1875 और ये उसकी एवरेज है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ अ डेटा? मीडियन अरेंज करके लिखे तो वो सेंट्रल वैल्यू होती है। ये देखे डेटा अरेंज करके लिखा हुआ ही है, तो मीडियन सेंट्रल वैल्यू होती है। अगर इवन नंबर है 1 2 3 4, तो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान मीडियन होगा, यानी इन दोनों वैल्यूज के दरमियान मीडियन होगा। ये मैं इसको प्रॉपरली आपको करके दिखा देता हूं। यानी मीडियन के लिए 1000 प्लस, सॉरी प्लस बोल रहा हूं, प्लस नहीं होगा, 1000, 2500, और इसको अरेंज करना पड़ेगा पहले तो। 2500 पहले नहीं आना चाहिए, फिर 2000 आएगा, फिर 2000 आएगा, क्योंकि डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग इन दो में होना चाहिए। तो मीडियन क्या होगा? अगर इवन नंबर हो तो इन दो नंबर्स को जमा करना होगा और डिवाइड करना होगा 2 से, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो भाई अगर 2000 को ऐड करूंगा 2000 से और डिवाइड करूंगा 2 से, तो 4000 डिवाइडेड बाय 2, और वापस आंसर 2000 ही आ जाएगा। तो इसका मीडियन का आंसर 2000 ही होगा। चलिए जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। व्हाट इज द मोड? मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड डेटा। 2 वीक में सेम नंबर है 2000 2000, तो इसका मतलब इसका मोड होगा 2000। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ अ डेटा? रेंज मतलब सबसे बड़ी वैल्यू को माइनस करें सबसे छोटी वैल्यू से, तो रेंज इसकी होगी 1500। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी बात समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए जी आगे मूव करते हैं। ओके, अगेन स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक स्टैटिक्स का। कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ, ये एक टेबल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल 30 to 34, 30 to 34, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहा है क्लास बाउंड्रीज ऑफ अ क्लास इंटरवल। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती है? 0.5 माइनस और 0.5 प्लस। अपर में 0.5, लोअर में 0.5 माइनस, अपर में 0.5 प्लस, तो ये क्लास बाउंड्रीज बन गई। क्लास मार्क ऑफ अ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास, जो इस वक्त 9 है, यानी ये मेरी क्लास है। तो क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट्स, दोनों को जमा करें और डिवाइड कर दें 2 से। 5, 9 और 5, 14, 1 दिया आपके पास, 2 और 2 4 5, ये हो जाएगा 54, डिवाइडेड बाय 2, 2, 27 इसका क्लास मार्क होगा। रेंज ऑफ अ डेटा, सबसे बड़ी वैल्यू 39 है, सबसे वैल्यू छोटी 30, 15 है, तो 39 माइनस 15 ये रेंज के लिए होगा। 39 माइनस 15 आपके पास कितना हो जाएगा? 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो रेंज आपके पास 24 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं और बिल्कुल सादे से। ओके, ज्योमेट्री पोर्शन पे आ गए हैं जनाब। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास अब एज अ पूरा एसएलओस तो यूज नहीं हो रहा, पर जो आपके पास करंट एसएलओस उसमें कुछ बेसिक चीजें पैरेलल वर्क के आ जाती हैं, तो एज अ स्टेप जरूर यूज हो सकता है। द फॉलोइंग फिगर, आपके पास दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और एंगल बी दिया हुआ है, एंगल सी दिया हुआ है, एंगल ए फाइंड करना है। एंगल बी कितना दिया हुआ है? 3x + 40, एंगल सी दिया हुआ है 2x, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, पिछले करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, यानी एंगल सी एंगल बी बिल्कुल बराबर होंगे। दो पैरेलल लाइंस होती हैं। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं इससे पहले। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल इंटरनल एंगल्स होते हैं। इंटरनल क्यों भाई? क्योंकि ये दो लाइनों के अंदर बनते हैं। ये एंगल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये एंगल वर्टिकल अपोजिट होते हैं, यानी कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट। ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों भी बराबर, तो बी और ये बराबर होंगे, ए और ये बराबर होंगे। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल और ये एंगल बराबर। ये तो मैंने वर्टिकल अपोजिट बता दिया।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल और एक साइड ट्रांसवर्सल, ये कहलाती है ट्रांसवर्सल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल सी इंटरनल, एंगल सी इंटरनल है, एंगल बी एक्सटर्नल है, ये दोनों बराबर होंगे। एंगल ए एक्सटर्नल है और ये जो भी एंगल होगा ये और ये एंगल बराबर होंगे। ओके, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल, ये दो एंगल भी बराबर होंगे। ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल, ये दो एंगल भी बराबर होंगे। ये सारे करस्पॉन्डिंग होते हैं। और अल्टरनेट एंगल्स दोनों इंटरनल होते हैं और ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड्स पे होते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होंगे और सिमिलरली ये एंगल इसके अल्टरनेट एंगल होगा और ये बराबर होते हैं पेयर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, अब मैं इन्हीं की मदद से इसको सॉल्व कर लेता हूं। जनाब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बिल्कुल बराबर होंगे। 2x बराबर होगा 3x माइनस 40 के। तो 2x को यहाँ ले आते, 40 को यहाँ ले आते, x का आंसर हमारे पास 40 आ गया। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर लूंगा 40 x की जगह, अब मुझे क्या कौन सा एंगल चाहिए? ए एंगल। दिस इज रियली सिंपल। ए एंगल अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं जानता हूं ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, इसका सम 180 होता है। तो ए डिग्री प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है? 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 180। ए फाइंड करना है, वैसे की बात x निकाल चुका हूं। ये 3 दफा 40 और ये 1 दफा 40 है, तो इसका मतलब 2 दफा 40 बच जाएगा और ये 80 हो जाएगा और ए की वैल्यू 100 हो जाएगी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। ए, ओके जनाब, ये बिल्कुल मौजूद है। सर्किल वाली बात हो रही है और सर्किल वाली बात हो और मौजूद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैट्रिक क्लास में ये मौजूद है। द पॉइंट जी ऑन द डायग्राम, जी डायग्राम में है। जी एफ, जी से एफ, जी से एफ, यानी ये पूरा, ये पूरी लेंथ आपके पास दी हुई है 15। जी से एफ ये 15 दी हुई है। ओके, जी से ई, जी से ई ये लेंथ दी हुई है 3 के बराबर। इसका मतलब डायामीटर 18 दिया हुआ है, 3, क्योंकि ये पूरा डायामीटर होता है। ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजरे और सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़े, वो डायामीटर होता है। 3 और 15 18। तो डायामीटर हमें दिया हुआ है 18 और डायामीटर बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो इसका मतलब रेडियस भी मैं फाइंड कर चुका हूँ, रेडियस 9। यानी रेडियस क्या होगा? 0 से एफ तक ये 9 है और एफ से ई तक ये भी 9 है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर एफ से ई तक 9 है और ये पार्ट 3 है, तो फिर ये पार्ट ओ से जी 6 होना चाहिए। ओ से जी 6 होना चाहिए, बेसिक सी मैनिपुलेशन से, बिल्कुल बेसिक सी मैनिपुलेशन से। ओके, सो मैंने जैसे एक रफ स्केच किया, अभी मैं इसको लिखने का तरीका भी आपको सिखाता हूँ, डोंट वरी। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड पी क्यू पासिंग थ्रू जी। अच्छा जी, मुझे पी क्यू फाइंड करना है। चले जी, अब फॉर्मली थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लेते हैं और वर्डिंग में लिख के दिखाते हैं कि वर्डिंग में कैसे लिखते हैं इसको। सो जनाब, मुझे दिया हुआ है जी से एफ, आपके पास 15 के बराबर, और जी से ई दिया हुआ है। मैं इसको ऊपर से स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। जी से एफ 15 के बराबर दिया हुआ है और जी से ई 3 के बराबर। और अगर मैं एफ से ई कहूंगा तो वो जी से एफ प्लस, जी से एफ प्लस जी से ई हो, यानी ये पूरा बेसिकली ये डायामीटर है। तो मैं इसको डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डायामीटर। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3, और डायामीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर 18। और आर की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 9। यानी रेडियस मुझे 9 के बराबर मिल गया है। यानी अब रेडियस क्या क्या है इस फिगर के हिसाब से? ये रेडियस है,
यानी ओ से एफ, ये भी 9 के बराबर है। ओ से ई, ये भी 9 के बराबर है, क्योंकि रेडियस एक रेडियल सेगमेंट या रेडियल सेगमेंट उसकी लेंथ होती है। और रेडियल सेगमेंट क्या होता है? सेंटर से सर्किल का कोई भी पॉइंट, सेंटर से सर्किल का कोई भी पॉइंट। ये भी आपके पास 9 के बराबर होगा, ये भी आपके पास 9 के बराबर होगा, ये भी आपके पास 9 के बराबर होगा, ये भी आपके पास 9। ओके। अच्छा जी, अब मुझे फाइंड करना है पी से क्यू। अब स्टेटमेंट, थ्योरम स्टेटमेंट कहते हैं कि अगर कोई लाइन सेंटर से आए और कॉर्ड को, अब मैं इसको देख लूं। सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड पी क्यू पासिंग थ्रू जी एंड परपेंडिकुलर। जी, अगर कोई लाइन आपके पास आए और कॉर्ड पे परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनाए, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है। ये स्टेटमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट है, जो आपको जहन में रखना होगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये दो आपके पास लेंथ मिल गई है। सो मैं ऐसे करता हूं, कुछ मैनिपुलेशन कर लेता हूं। ये भी हमारा रेडियस है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये आपका रेडियस है, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 9। ओ से पी भी रेडियस होगा ना? ठीक है। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, क्योंकि उसने खुद का है 90 का एंगल बना रहा है। और दोस्तों, ओ से जी, अगर ओ से ई आपके पास 9 के बराबर है, क्योंकि रेडियल सेगमेंट है ना ये, तो ये 9 होगा। और ओ से जी, हमें ओ से जी नहीं दिया हुआ, हमें जी से ई दिया हुआ है। तो ओ से ई दो हिस्सों में टूट सकता है, ओ से जी प्लस जी से ई। और जी से ई इन्होंने हमें कितना दिया है? 3 दिया है। तो ये 9 के बराबर है। ओ से जी फाइंड कर सकता हूं, जी से ई 3 के बराबर है, माइनस कर दूंगा तो 6 हो जाएगा। ओ से जी आपके पास वैल्यू आ गई। तो जनाब, अब मुझे ओ से जी मिल गया है, तो मैं यहां रख सकता हूं और बेसिक पैथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस वक्त हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है? 9। और ट्राइंगल में यूज कर रहा हूं ट्राइंगल ओ पी जी, जो डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल है। 9 का स्क्वायर, बेस हमें फाइंड करना है पीजी, उसी का उसका भी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर अभी निकाला है 6 का स्क्वायर। तो 81, और ये 36 इधर आएगा, तो ये माइनस का 36 हो जाएगा, पीजी का स्क्वायर। तो दोस्तों, अब 81 में से 36 निकाल लेते हैं। 81 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 45 पीजी का स्क्वायर, और रेडिकल लगा दें। और प्लस माइनस नहीं आएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 45, क्योंकि लेंथ है तो इसी वजह से प्लस माइनस आपके पास नहीं आएगा। और आखिरी, मुझे पी से क्यू फाइंड करना है। तो भाई पी से क्यू मैंने आपसे कहा था कि दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। एक पार्ट हमें पीजी मिला है रेडिकल 45, तो ऑब्वियसली जी क्यू भी हमारे पास रेडिकल 45 होगा, और पी से क्यू दोनों का जमा होगा। तो पी से क्यू हो जाएगा 2 दफा रेडिकल 45, और ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आई होगी। मजे का क्वेश्चन था, अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, थोड़ा सा मेहनत इसने हमसे करवाई थी, अच्छी बात है। चले जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कशन की थी। तो ये एज अ कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, पर एसएलओज में ऐसे क्वेश्चन गिविंग नहीं है, पर एज अ कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। जो करंट हमारे पास सिचुएशन है एसएलओज की 2023-24 में, उसमें आपके पास ये एज अ कॉन्सेप्ट जरूर यूज हो सकता है, जो हमारे पास गिविंग एसएलओज है। अच्छा जी, लेट मी स्टार्ट दिस वन। दो पैरेलल लाइंस है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो जनाब, दो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल, चलो जी वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। 60 50, सबसे पहले तो एक्स निकाल लेते हैं।
x डिग्री प्लस 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, ट्राइंगल के एंगल से सम से, और 180 से 50 और 60 माइनस कर देते हैं। 180 माइनस 50 माइनस 60, तो x का आंसर आ रहा है 70 डिग्री। जनाब ये 70 डिग्री हमारे पास आ गया, पहला काम हमने कर लिया। अच्छा दोस्तों, अब हमारे पास नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग, ये भी ट्रांसवर्सल है, अगर हम नोटिस करें बिल्कुल जनाब। अच्छे ट्रिकी ट्रिकी से क्वेश्चन दिए। तो दोस्तों ये ट्रांसवर्सल है, देखें ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, अगर दो पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल से बने, तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इसका मतलब y एंगल भी किसके बराबर होगा? 70 के। रीजन होगा अल्टरनेट एंगल। अच्छा जी, अल्टरनेट एंगल का गेम खत्म हो गया आपके पास। अब मुझे z फाइंड करना है, तो मैं ये चीजें हटा देता हूं और जैसे आपको आइडिया देता हूं। अब मुझे ये z फाइंड करना है, तो एक तरीका तो ये y में निकाल चुका हूं 70 डिग्री। एक तरीका तो ये अगर आप नोटिस करें, ये लाइन और ये लाइन, ओनली दिस वन, या चले ऐसे कर लेते हैं भाई, पहले ये एंगल निकाल लेते हैं और फिर जेड एंगल निकाल लेते हैं। वैसे आई ट्राई, ये देखो अगर ये है दिस वन, तो ये इसके एग्जैक्टली बराबर है ना। अगर आप इस लाइन को इग्नोर कर दें, ये लाइन, यानी ये लाइन, ये वाली और ये वाली, तो ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे ना। वर्टिकल अपोजिट, इस लाइन को इग्नोर कर दें, तो इसका मतलब z डिग्री आपके पास बराबर होना चाहिए फिक्स 50 प्लस y डिग्री, और y डिग्री का आंसर निकाल चुके हैं जो 70 के बराबर है, और z डिग्री का आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। अच्छे अच्छे मजे मजे के क्वेश्चन थे, सॉल्व करने में मजा आ रहा है। आई होप आपको भी दोस्तों मजा आ रहा हो। ओके जी जनाब, ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन की वीडियो सीरीज मैंने पूरी बनाई हुई है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं और इस कंस्ट्रक्शन को खुद से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पेपर समझ आ गया होगा, देख लूं। ओके, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी मौजूद है, ये कंस्ट्रक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्री, चले ट्रिग्नोमेट्री को कर लेते हैं। और उसके बाद क्या है? ओके, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी मौजूद है। चले जी, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ओके जनाब, जनाब आपसे अगर ऐसी कोई वैल्यूज फाइंड करने हो, तो ये ट्राइंगल याद रख लो यार, काम किया। दो ट्राइंगल्स काम किए, अगर ये 45 वाली है, ये 45 वाली है, तो यहाँ वन होता है, यहाँ वन होता है, ये रेडिकल टू हो जाएगा। एक और ट्राइंगल बना लो, वो भी आप सीख लो तो अच्छी बात है। ये 90, यहाँ 60 होता है, यहाँ 30 होता है, ये दो होता है, ये रेडिकल तीन होता है, और ये एक होता है। फिलहाल ये ट्राइंगल तो यूज नहीं हो रही, ये हो रही है, पर दोनों से रेशो निकाल सकते हैं। तो टेक्निक में आपको सिखा रहा हूँ कि रेशो कैसे निकालते हैं। 5, अब cos 45 बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 1/रेडिकल 2। तो इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 1/रेडिकल 2। इससे आपको टेबल याद करना नहीं होगा, बस ये दो ट्राइंगल ध्यान में रखनी होगी, सारे रेशोज आपको आ जाएंगे। और sin 45 वो भी 1/रेडिकल 2 होता है, तो ये 1/रेडिकल 2 का ऊपर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है खाली इसके ऊपर आ जाएगा। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब सिंपली ये है। दोस्तों को डिफिकल्टी होती है तो इसका मतलब ये है, कॉस स्क्वायर ऐसे लिखे या ऐसे लिखे एक ही बात है, ये दोनों के दोनों एक ही बात है, लिखने का सिर्फ स्टाइल है और कुछ नहीं। अच्छा जी, 5 स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, 3 ये भी 2 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है 2। 5 प्लस 3, 8/2, आंसर 4 हो जाएगा। 3 मार्क्स आपके होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। दूसरी ट्राइंगल में भी आप वैल्यूज ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा जी, चले जी, एक एंगल ऑफ एलिवेशन डिस्पर्शन का क्वेश्चन से
ये होता क्या है, एक्सप्लेन करते हैं। अ काइट हैज 90 मीटर स्ट्रिंग अटैच टू इट। अब भाई एक बंदा है, जाहिर बात है कोई ना कोई तो होगा। मेरी ड्राइंग के लिए मुझे माफ कीजिएगा। ओके, जैसे मैंने कहा मेरी ड्राइंग के लिए मुझे माफ कीजिएगा। एक बंदा है जिसके हाथ में धागा है। अ काइट इज 90 मीटर ऑफ अ स्ट्रिंग, तो ये 90 मीटर की स्ट्रिंग धागा है अटैच टू इट। व्हेन इट इज फ्लाई एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है, ये बेस से, इस बेस से एक एंगल बनता है जो अप साइड पे बनता है, अप साइड पे, ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। हाउ फार इट इज अबव, अब वो कह रहा है कितना ये ऊपर है। चलिए जी, कितना ऊपर है दिखा देते हैं इसको। और इसको बिल्कुल सीधा, हाउ फार, यानी ये इसकी, ये हाइट फाइंड करने की बात कह रहा है हाउ फार इट इज अबव ऑफ हैंड होल्डिंग, हाथ से कितना ये ऊपर आपके पास होगा, ये 90 है। ओके, ये एक्स आपके पास है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्राइंगल बनाई थी, चलो ट्राइंगल यहां यूज करने का मौका मिलेगा आपको। जिसमें मैंने आपके पास रेशो दिए थे 60, 30, 90। यहां पर था 2, यहां पर था रेडिकल 3, और यहां पर 1। अच्छा भैया, अब यहाँ टिग्नोमेट्री यूज करूंगा। आपको फाइंड करनी है हाइट, यानी ये, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये हाइपोटनियस है, तो इसका मतलब मुझे साइन थीटा यूज करना होगा। थीटा आपके पास दिया हुआ है 60। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 यहां से निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस, यानी ये हो जाएगा रेडिकल 3/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 90। दो से कैंसिल कर सकते हैं, 45, 45 3 से मल्टीप्लाई, रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और मेरे पास ये आंसर आ। और ये उसकी हाइट होगी जितना ऊपर वो पतंग मौजूद होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी आगे मूव करते हैं। ओके, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल 45, प्रूव करके दिखाना है कि साइन 45 1 रेडिकल 2 के बराबर होता है, और कॉस 10 45 1 के बराबर होता है। ओके दोस्तों, अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 90 होगा। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अगर इसके अपोजिट कोई ए होगा तो इसके अपोजिट भी ए होना चाहिए। तो पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं, जिसको मैं एच का नाम दे रहा हूं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा 2a², और रेडिकल लगाएंगे तो प्लस माइनस नहीं आएगा दोस्तों, रेडिकल 2 हो जाएगा, और ए स्क्वायर का रेडिकल ए हो जाएगा जो बाहर आ जाएगा। तो मैं इसकी एच की जगह उसकी वैल्यू रख देता हूं। अब पहले मुझे निकालना है साइन 45। साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन रेडिकल 2a, ए से ए कैंसिल, साइन 45 बराबर हो जाएगा 1/रेडिकल 2, और 10 की वैल्यू निकाल लेता हूं। 10 45 डिग्री आपके पास बराबर होगी बेस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए अपॉन ए, जो क्लियरली 1 के बराबर है। और जनाब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक सा था, इतना कोई मुश्किल नहीं था, नॉट अ ट्रिकी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पास पेपर सॉल्व करने में आपको मजा आया होगा। मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।